हेलो दोस्तों, आज फंडामेंटल एनालिसिस की हमारी क्लास 6 है। क्या है? क्लास 6 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस की पिछली 5 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो फंडामेंटल एनालिसिस की पिछली 5 क्लासेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था अर्निंग पर शेयर, कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है और उसका शेयर की कीमत में क्या लेन देन होता है, या उसे हम कैसे एनालाइज करते हैं। रिवीजन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? अर्निंग पर शेयर। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, ऐसे ही हमने और भी चीजें देखी थी। उनमें से अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक वैल्यू। क्या टॉपिक है बेटा? बुक वैल्यू। किसी भी शेयर की बुक वैल्यू क्या होती है। जिस दिन हमने एमरॉन और एक्साइड की कंपैरिजन वाली वीडियो डाली थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू क्या होती है। रिकॉल कीजिए, कुछ याद आ रहा है? याद आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। आज फिर बता देता हूं। टॉपिक है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि आज यदि कंपनी बंद होती है तो वो कंपनी आज शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले में कितना रुपया वापस करेगी। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक शेयर खरीदते हो किसी कंपनी का, तो उस कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। देखिए, मार्केट वैल्यू तो कंपनी की कुछ भी हो सकती है, 1 लाख रुपए भी हो सकती है, पर क्या वो मार्केट वैल्यू किसी भी कारण से कंपनी यदि बंद हो जाती है तो आपको यानी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, वो होती है बुक वैल्यू। बात समझ में आई? टॉपिक क्लियर है आपको? देखो, नोटबुक साथ में लेके बैठना, टॉपिक का नाम डालना, क्लास का नंबर डालना और नोट करना। व्हाट इज बुक वैल्यू? तो राइट इट डाउन। बुक वैल्यू इज द अमाउंट विच अ शेयर होल्डर विल रिसीव एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी के बंद होने पर जो शेयर होल्डर को मिलेगी, दैट इज बुक वैल्यू। बात समझ में आई? तो देखो, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो हम इन्वेस्टिंग में ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखना होता है? इन्वेस्टिंग करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी होती है वो है सेक्टर्स। क्या? कि आप कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। निफ्टी में या यूं कहिए शेयर मार्केट में तकरीबन 20 सेक्टर्स होते हैं जिनके कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। ऐसे तो प्रैक्टिकली बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, पर जो मेजर सेक्टर्स हैं शेयर मार्केट में, जो मेजर सेक्टर्स हैं, उनको मैंने यहां लिख दिया है। आज मैं सबसे पहले आपको इन सेक्टर्स की जानकारी दूंगा और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा शेयर बताऊंगा जो 1 साल में दमदार परफॉर्मेंस करने वाला है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। लास्ट में भी बता सकता हूं, बीच में भी बता सकता हूं, तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो। ठीक है, तो सेक्टर कौन कौन से होते हैं स्टॉक मार्केट में, ये जब मैं YouTube पे सर्च कर रहा था तो इसके बारे में नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि एक्सपीरियंस्ड लोग, जिन्हें एक्सपीरियंस है, वो शेयर मार्केट की नॉलेज फ्री में YouTube पर नहीं देते। तो मैंने जब देखा कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं बता रहा है तो मैं बता देता हूं। तो कितने सेक्टर होते हैं शेयर मार्केट में? तो सेक्टर तो बहुत सारे होते हैं, सेक्टर तो बहुत सारे होते हैं, पर इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट सेक्टर बेटा देखो, सबसे पहला अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसे हम कहते हैं ऑटो। सर ऑटो सेक्टर? आज की वीडियो लंबे होने वाली है, ध्यान से देखना। ऑटो सेक्टर क्या होता है? ऑटो सेक्टर वो सेक्टर होता है जिस सेक्टर में आइसर मोटर्स आ जाएगा, ट्रक,
बस, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें ऑटो के अंदर आती हैं। सर ऑटो तो वो होता है ना 3 पहिया, ब्रुम ब्रुम, वो हम बैठ के जाते हैं उसमें, डुक 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 करके जाता है, स्कूल जाते थे, वो ऑटो होता है ना, वो भी ऑटो में आता है। उसके अलावा जितने भी जो मशीन्स हैं जो पैसेंजर को कैरी करती हैं या लोड कैरी करती हैं, वो सारी ऑटो में आ जाती हैं। सर रेलवे भी ऑटो में आएगा? नहीं, रेलवे एक अपने आप में अलग सेक्टर है और उससे जुड़ी हुई कंपनियां इस सेक्टर में आती हैं। तो पहला सेक्टर क्या है? ऑटो। ऑटो की मेन कंपनीज कौन कौन सी हैं? टीवीएस, बजाज, हीरो, आइसर, बहुत सारी, स्वराज इंजन्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑटो के सेक्टर में आती। दूसरा सेक्टर कौन सा है? हमारा है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक ये क्या होता है? पीएसयू बैंक का मतलब है पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स। जो सरकारी बैंक्स हैं उन्हें हम पीएसयू बैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकारी बैंक को क्या कहते हैं? सरकारी बैंक नहीं कहते, गवर्नमेंट बैंक नहीं कहते, क्या कहते हैं? पीएसयू बैंक, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है। तो ये बड़ा रोचक तथ्य है, ये अपने दोस्तों को भी बताना कि सरकारी बैंक को शेयर मार्केट में पीएसयू बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएसयू बैंक। फिर जो प्राइवेट बैंक हैं उन्हें हम प्राइवेट बैंक ही बोलते हैं, ये भी एक थर्ड सेक्टर। चौथा सेक्टर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा, दवाइयां। मम्मी पेट दुख रहा है, चलो डॉक्टर के यहां। डॉक्टर क्या लिख देगा? 2000 रुपए की दवाई। मम्मी सूसू कम आ रही है, चलो डॉक्टर के यहां। मम्मी सूसू ज्यादा आ रही है, चलो डॉक्टर के यहां। मम्मी सर दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर के यहां। सब डॉक्टर के यहां। मम्मी छींक आ गई, ओ छी, चलो डॉक्टर के यहां। डॉक्टर के यहां गए और ले आए दवाइयां। वो सारी दवाइयां आती हैं फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में। फार्मास्यूटिकल सेक्टर मतलब दवाई वाला। तो क्या सभी प्रकार की दवाई, आयुर्वेदिक दवाई या होम्योपैथी वाली दवाई या ये अंग्रेजी दवाइयां? तो कौन से सेक्टर को फार्मा कहते हैं? अंग्रेजी दवाइयों वाले सेक्टर। क्योंकि हमें तो तुरंत आराम चाहिए ना, हमसे रुकते तो बनता नहीं है। हम ये तो नहीं कि योग करें, ये तो नहीं कि प्राणायाम करें, हम क्या करेंगे? चलो डॉक्टर के यहां। तो चलो डॉक्टर के यहां। आप याद रखना, आपका इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद यदि दिनचर्या नहीं सुधारी तो आप डॉक्टर के यहां जाते रहेंगे, आते रहेंगे, दवाइयां लाते रहेंगे, खाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, एक फार्मा सेक्टर को हम ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रग्स। ड्रग्स वाला सेक्टर, यही दवाइयां आपको आदत लगा देती हैं। फिर आप बीपी की दवाई खाने लगते हो, फिर आप शुगर की दवाई खाने लगते हो। इस प्रकार दवाइयां खाते रहते हो और वो लोग जिनमें नॉलेज होती है वो फार्मा की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप जब दवाई खरीदते हैं तो हम यानी वो लोग जो फार्मा में इन्वेस्टेड हैं उनकी कमाई होती रहती है। समझ में आया? फार्मा सेक्टर मुझे भारी पसंद है क्योंकि लोग मूर्ख हैं, वो अपने मेहनत नहीं करना चाहते, अपने स्वास्थ्य को सही नहीं रखना चाहते और दवाइयां बस खाते रहते। तो दवाइयां खाइए और उन लोगों को पैसा दीजिए जिन्होंने इनमें इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। अगला सेक्टर है मीडिया का सेक्टर। मीडिया, ये मीडिया क्या होता है सर? मीडिया का मतलब होता है वो सारी कंपनीज जो टेलीविजन पर न्यूज या फिर किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट दे रही है। ठीक है, जैसे कि सन टीवी नेटवर्क्स हो गया, जैसे कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हो गया, जैसे देयर आर सो मेनी कंपनीज, वो सब लिस्टेड हैं, सब शेयर मार्केट में। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ध्यान से देखते रहना आप। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो अगला आता है अपना फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज भैया वो कंपनियां जो फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं, जिन्हें हम एनबीएफसी के नाम से भी जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सर
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होता है? देखो भाई, ये जो बैंक्स हैं ये लोन दे सकते हैं और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर एनबीएफसीज लोन देती तो हैं पर जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। उन्हीं को आप फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस आपका हो गया, मुथूट फाइनेंस आपका हो गया, आधार हाउसिंग फाइनेंस आपका हो गया, ऐसी जियो फाइनेंस हो गया। ऐसे ही सारी फाइनेंशियल कंपनीज जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, आपका मोबाइल फाइनेंस करती हैं, आपकी टू व्हीलर फाइनेंस कर सकती हैं, जो बैंक के अलावा जो फाइनेंस का काम करते हैं, दे आर कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। अगला जो मेरा अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पसंद है वो सेक्टर है आईटी। आई मतलब चाय और नहीं, आई मतलब मैं और टी मतलब चाय, है ना? अरे ना बाबा, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको 12th में 11th में सब्जेक्ट दिलाते हैं ना आईटी, मतलब वो कंपनीज जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करती हैं। कंप्यूटर में भी कौन सा? सॉफ्टवेयर। वो कंपनीज जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती हैं उन्हें हम कहते हैं आईटी कंपनीज। सर एग्जाम्पल विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, रामा सिस्टम्स, एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज, नेटवेब, अपडेटर सर्विसेज, देयर आर सो मेनी कंपनीज इन आईटी। इन्फोसिस को मत भूलना, लीडर ऑफ द आईटी, शुरू बहुत पैसा बनाया भाई आईटी इन्फोसिस। उसके बाद जो अगला हमारा जो सेक्टर है वो है ऑयल एंड गैस। ऑयल कौन सा? सिर में लगाने वाला? गैस जो पेट में बनती है? नहीं। ऑयल मतलब तेल। कौन सा तेल? वही तेल, क्रूड ऑयल। ऑयल पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, ये सारी जो कंपनीज हैं जो इनमें डील करती हैं उन्हें हम ऑयल एंड गैस की कंपनीज बोलते हैं। गैस मतलब नेचुरल गैस, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सिलेंडर आता है ना आपके घर में जो आप रोटी बनाते हो, वही सिलेंडर, उसकी जो कंपनीज होती हैं, देखो मोइल हो गया, गेल गैसोलीन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल हो गया, OIL हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं। समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलिटी का मतलब वो कंपनीज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं उन्हें हम रियलिटी कंपनीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रियलिटी कंपनीज। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है, अगला सेक्टर आता है मेटल का सेक्टर। सर मेटल का सेक्टर कौन सा है? देखो, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हो तो पहले तो ब्रॉड विजन रखो। मैं नहीं कह रहा हूं, राकेश जी ने कहा है। अब राकेश जी को आप सब जानते ही, वो कहते हैं ब्रॉड विजन के आप जो लगाने वाले हो, जहां लगाने वाले हो, वो सेक्टर आने वाले 5 साल, 10 साल, 50 साल में कहां जाने वाला है। सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, कंपनी में मत करिए। जब आप सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है, सेक्टर चलेगा तो वो कंपनी भी चलेगी। बात समझ में आ रही है? अब मेटल कंपनीज या मेटल सेक्टर कौन सा होता है? वो कंपनीज जो मेटल्स में डील करती है। मेटल कौन कौन से हो गए? स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। कंपनीज के नाम टाटा स्टील, नालको एंड हिंदुस्तान जिंक। देयर आर सो मेनी कंपनीज, वेदांता, हिंडाल्को, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेटल्स की हैं या मेटल्स में डील करती हैं। अंडरस्टूड? फिर हमारा जो अगला सेक्टर है, मेरा फिर से फेवरेट है, कौन सा? हेल्थ केयर। हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स। मम्मी सर दर्द हो रहा है, चलो ना बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मम्मी पेट दर्द हो रहा है, चलो बेटा ऑपरेशन करवा देते हैं। मम्मी खुजली चल रही है, चलो बेटा खाल ही निकल। अरे क्या तुम लोग सब हॉस्पिटल भाई, अपनी दिनचर्या सुधारो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, डॉक्टर मत खेलो, नहीं तो ये लोगों को पैसा मिलेगा।
बात समझ में आई नहीं आई? कौन सा हॉस्पिटल? अपोलो हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? रेनबो हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल चेन्स, नाम लूं क्या? बहुत सारे हैं, सब के सब बस पैसा कमा रहे हैं आपकी मजबूरी से। बात समझ में आ रही है? और उल जलूल खतरनाक पैसा कमा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। अगला जो है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं? वो सारी कंपनीज जो कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम में पैसा लगा रही है या इलेक्ट्रॉनिक्स से डील करती हैं, जैसे कूलर, एसी, पंखा, लाइट्स। ये सारी जो कंपनीज हैं वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या ड्यूरेबल्स वाली कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है। फिर है केमिकल्स। ये जो आप हर जगह देख रहे हो, केमिकल्स ही केमिकल्स हैं हर जगह। चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखो, चाहे आप ड्रग्स वाला फार्मास्यूटिकल्स देखो, चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो, हर जगह किस चीज का यूज हो रहा है? केमिकल्स का। उन केमिकल्स की मदद से ही सारा काम हो रहा है। तो ध्यान से देखना, वो सारी कंपनीज जो केमिकल्स का काम करती हैं उन्हें केमिकल के सेक्टर में डाला गया है। फिर रेलवे को आप जानते ही हैं, IRFC, RVNL, टीटागढ़ वैगन्स। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ रेलवे सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। ओके, मूव ऑन टू एजुकेशन सेक्टर। ऐसी कंपनीज जो शिक्षा या शिक्षा से संबंधित काम कर रही हैं, जैसे कि आप ध्यान में रख सकते हैं, एक पेन बनाने वाली कंपनी है लिंक, एक क्लासमेट जो बुक्स नोटबुक्स आती हैं उनकी एक कंपनीज है, जो बुक छापती हैं, नोटबुक नहीं टेक्स्ट बुक, उनकी कंपनीज भी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। ठीक है, आप इसे पेपर सेक्टर भी बोल सकते हो। फिर आता है दारू का सेक्टर। दारू की कंपनियां या जो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, जैसे कि वो जो बिग पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह, अपन ने तो खाया नहीं, अपन कहाँ जाने भाई, ना अपने को पिज़्ज़ा खाने का आता है, ना कभी गए नहीं, नॉनवेज को देखा नहीं अपन ने, तो क्या करेंगे उधर जाके। वो सारी कंपनीज बेवरेजेस वाले सेक्टर में आती है। उन्हीं को आप डाइनिंग भी बोल सकते हो। जो डाइनिंग वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो होटल्स होते हैं, होटल एक सेक्टर होता है। डाइनिंग मतलब आप होटल वाले सेक्टर को भी डाइनिंग में डाल सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर से संबंधित जो कंपनीज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आती। खेती, अरे खेती का सामान बनाने वाली कंपनीज, जैसे कि वो बीज उपचार, वो दवाइयां होती हैं अभी सारी एग्रीकल्चर वाली, वो सब। ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो आप ये सोचिए, आने वाले 10 साल में आप कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर ये सरकार ध्यान देने वाली है? मुझे पर्टिकुलरली लगता है ये जो अब मोदी जी की सरकार आएगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में मार्केट कुछ खास चला नहीं है भाई, कोरोना के बाद ज्यादा कुछ नहीं चला है। अब जो आने वाला है, अगर मोदी जी रिपीट होते हैं तो ये शेयर मार्केट आने वाले 10-15 साल में भागने वाला है, बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा भागने वाला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप किस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले। देखो, ये पूरा सोलार आ रहा है, सोलार, सौर ऊर्जा, सारी गाड़ियां आप डीजल पेट्रोल से हटके सोलार पे जाएंगी। 80% कह रहे हैं 2030 तक हम 80% कर देंगे गाड़ियों को, क्या सोलार कर देंगे भाई। अब सोलार करेंगे तो सारा ऑटो का जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा रफ्तार में चेंज होगा। अगला, फिर जब सब कुछ सोलार हो जाएगा तो सोलार वाला जो सेक्टर है, जो प्लेट, जो मेटल्स वाली जो कंपनियां हैं वो चलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि भैया सोलार प्लेट्स में मेटल्स का यूज होता है। फिर उसके बाद में हम देखें, मैंने बताया आपको फार्मा, जिस हिसाब से लोग बीमार पड़ रहे हैं आजकल, मोबाइल में लगे रहते हैं यार दिन रात, तो क्या होगा, बीमार ही होंगे। और बीमार होंगे तो चलो डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर के यहाँ गए तो फिर खाओ दवाई, खाई दवाई, आया मजा। हाँ, फिर FMCG, अरे ये चाहिए, ये लगाना है, ये, वाह भैया, अपनी शक्ल ही बदल देते, पता नहीं क्या लगाएंगे बालों में, बालों को, हर छोटे से छोटे बच्चे के बाल सफेद हो रहे हैं। FMCG क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स।
जो चीजें जल्दी जल्दी मूव हो रही हैं, जैसे साबुन है, जैसे कि ये आपका मैंने बताया जो जो लिपस्टिक, ये लड़कियां लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, लड़के बेचारे कहाँ लगाते, लड़कियां तो भाई बहुत ही ज्यादा केमिकल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करती हैं। बात समझ में आ रही है? ये शायद छूट गया था ये मेरे। फिर अब ये एक मेरा फेवरेट है, ये फेवरेट है। बैंक्स तो भैया बहुत काम हो रहा है बैंक्स का, बैंक अब बहुत ज्यादा ऑटोमेशन होने वाला है, इनके प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाले हैं। एआई आ रहा है, एआई का आने का मतलब है आईटी सेक्टर चलने वाला है। क्या चलने वाला है? आईटी। ऑयल एंड गैस थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जब सौर ऊर्जा आएगी तो ऑयल एंड गैस कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अभी घर घर तक अपने को गैस पहुंचा तो दी है मोदी जी ने, अब उस गैस को वो निकालेंगे, समझना बात को। फिर अरे भैया जैसे जैसे जब देखो देश तरक्की करेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो दारू ज्यादा पिएंगे। सीधी बात है भाई, दारू का सीधा सिस्टम, या तो गरीबी ज्यादा बढ़ती है तो दारू पीते हैं लोग, अमीरी ज्यादा बढ़ती है तो दारू पीते हैं लोग। मिडिल क्लास आदमी दारू नहीं पीता, वो अपने घर के खर्चे ही निकालने में लगा रहता है। बिजली बिल कहां से भरें, 5-5, 10-10 हजार बिजली बिल कहां से भरें भाई। फिर बात आ जाती है अपनी हेल्थ केयर, जब देखो तब। अब देखो घर में पहले नानी दादी होती थी, सब छोटी मोटी दवाइयां दे देती थी, हम सही हो जाते थे। अब क्या होने वाला है? हमें कुछ नहीं पता, मम्मी को कुछ नहीं पता, पापा को कुछ नहीं पता, खुद ही बेचारे दवाई खा रहे हैं, तो आपको सही कहां से करेंगे? वो कह देंगे जाओ डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर कह देगा एडमिट हो जाओ, और हो गए अगर एडमिट तो डॉक्टर आपको इतनी दवाइयां खिलाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है, और देखो याद रखना बॉडी को रिकवर होने में बहुत समय लगता है। फिर हम बात करने वाले हैं, तो ऐसे ये सारे सेक्टर्स मुझे ये लगता है पर्टिकुलरली कि आने वाले 15 सालों में इनमें से अगर बेस्ट कंपनीज को चुन लिया जाए, जो कंपनीज ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो कंपनीज आने वाले 15 साल में बहुत ज्यादा रफ्तार से बढ़ने वाली हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत का स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ चुका है, मुझे ऐसा लगता है 1 साल, आधा साल, 6 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, 15 सालों की बात कर रहे हैं। तो उस 15 साल के नजरिए को दिमाग में रख के इन्वेस्ट करिए हैवीली। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेक्टर्स। तो मैंने सेक्टर्स आपको बताए, आपको कहां इन्वेस्ट करना है ये मैंने बताया, सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। और फिर मैं आपको बता रहा हूं बुक वैल्यू। तो आपको यह भी देखना है, अपनी रिस्क को भी साथ में लेके चलना है कि कोई कंपनी 10,000 रुपए पे बिक रही है मार्केट में। देखो मार्केट में तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, जिस कंपनी की डिमांड ज्यादा उसकी मार्केट प्राइस बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? अगर डिमांड ज्यादा है तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी, और मार्केट प्राइस बढ़ने से क्या कंपनी की कीमत बढ़ गई है? हां, कंपनी की मार्केट में कीमत तो बढ़ गई है, पर शेयर होल्डर की नजर से अगर रिस्क की बात करें तो वो कंपनी अगर किसी भी कारण से मान लो ब्लास्ट हो जाता है कंपनी की फैक्ट्री में, जिसका उसने इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो वो कंपनी डूब जाएगी, और कंपनी डूबेगी तो शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। जैसे कि यस बैंक में जो हुआ था, एक बहुत बड़ा फ्रॉड यस बैंक में हुआ था, जो 200 रुपए का शेयर, 400 रुपए का शेयर गिरते गिरते 10-15 रुपए तक, 20 रुपए तक आ गया है। तो इसलिए पूरा पैसा एक कंपनी में नहीं डालना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्योंकि फ्रॉड कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं। तो आपको कहां इन्वेस्ट करना है? आपको अपना जो भी कैपिटल है उसके टुकड़े करने हैं और फिर इन्वेस्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। तो मैंने आपको बताया बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो आज कंपनी की बुक्स में है। मतलब आज यदि कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर को सारे पेमेंट्स के बाद कितना पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखते हैं हम बात जो करने वाले हैं कि बुक वैल्यू पे किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जो आने वाले 10-15 सालों में ब्लास्ट करने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, मेरा ओपिनियन है। तो ध्यान से सुनना,
मुझे लगता है आने वाले 10-15 सालों में जो भारत का शेयर मार्केट है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, बहुत सारा पैसा लाने वाले हैं। देखो अभी क्या हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए हैं पर पैसा नहीं लाए हैं। दे हैव नॉट ब्रॉट देयर मनी टू द शेयर मार्केट। बात समझ रहे हो? सिर्फ आ गए हैं, अकाउंट खोल लिया है, वो 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख रुपए से कर रहे हैं ट्रेडिंग, समझ रहे हो? पर उन्होंने क्या है, अभी तक अपना जो रखा हुआ है पूरा पैसा तो काय में रखा है, या तो गोल्ड में रखा है या जमीनों में रखा है, वो उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया ही नहीं। तो अब लोग जब अपने पास जो सेविंग बचेगी उसको जब शेयर मार्केट में लगाना चालू करेंगे तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी बीच में एक आध फॉल भी आ सकता है किसी भी कारण से, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, पर आ सकता है जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं। पर इन द लॉन्ग रन दिस मार्केट इज गोइंग टू न्यू हाइक्स। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कौन सी कंपनीज। तो मैं आज आपको 2 कंपनीज, एक नहीं 2 कंपनीज बताने वाला हूं और उनका हम करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रॉफिट क्या होता है। सर प्रॉफिट का मतलब होता है कंपनी ने जितना कमाया है, साल भर में जितना कंपनी ने कमाया है उसे हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अब नेट प्रॉफिट से क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट का कंपनी 2 ही काम कर सकती है, या तो वो डिविडेंड के रूप में उसे बांट दे शेयर होल्डर्स। जब कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट देती है तो जो एक शेयर होल्डर को 1 शेयर के ऊपर मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट देती है तो 1 शेयर पे जो भी अमाउंट कंपनी देती है उसे डिविडेंड कहते हैं। नोटबुक में नोट कर लेना इसे। पहले तो नोटबुक में क्या नोट करना, कितने सेक्टर्स होते हैं, समझ में आ रही बात। फिर नेट प्रॉफिट को कंपनी बांटती है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो व्हाट इज डिविडेंड? द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय द कंपनी ऑन 1 शेयर इज नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड इज द part of profit which the company gives to the shareholder on 1 share। 1 शेयर पे कंपनी जो देती है वो डिविडेंड होता है। ठीक है, तो डिविडेंड अगर कंपनी दे देती है तो बुक वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना बुक वैल्यू बढ़ती है ना बुक वैल्यू गिरती है। अगर कंपनी ने जितना कमाया उतना शेयर होल्डर्स को बांट दिया तो कंपनी भविष्य में ग्रो नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ग्रो करने के लिए पैसा नहीं है। जब आपको ग्रो करना होता है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। अगर आपके पास जो पैसा आया वो आपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया तो क्या आप ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर आपके पास आज पैसा आ रहा है और आज आप उसको पूरा खर्च कर दे रहे हैं तो आप भविष्य में ग्रोथ नहीं करने वाले, आपको सेविंग करनी पड़ेगी। तो जब कंपनी प्रॉफिट को बचा लेती है, सेव कर लेती है, तो उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। कंपनी अपने प्रॉफिट को रिटेन कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। और वो क्यों करती है कंपनी? क्योंकि कंपनी भविष्य में ग्रोथ करने वाली है। तो सर शेयर की प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो भैया अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो शेयर प्राइस पे ज्यादा प्रभाव लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा मैं देख लूं कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जी हां, मेरा मोबाइल चालू है, आप समझ रहे हैं। तो याद रखना, जब कंपनी नेट प्रॉफिट को सेव कर लेती है तो उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है और उससे बुक वैल्यू बढ़ जाती है। तो बुक वैल्यू, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो बुक वैल्यू नहीं बढ़ेगी, अगर कंपनी रिटेन कर लेती है तो बुक वैल्यू बढ़ जाएगी।
बात समझ में आई? तो कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है? जो ज्यादा डिविडेंड दे रही है। वो सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए, ये सवाल का आंसर आपको निकालना है कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है वो अच्छी कंपनी है, या जो कंपनी डिविडेंड थोड़ा सा देती है और रिटेन ज्यादा करती है वो कंपनी अच्छी। कौन सी कंपनी अच्छी? जो ज्यादा डिविडेंड देती है वो, या जो रिटेन करती है वो? आप बताएंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद बुक वैल्यू पे प्रभाव मैंने आपको बताया कि ऐसी कंपनी जो अपनी अर्निंग्स को बचा लेती है उसकी बुक वैल्यू बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, जिस बंदे के पास, देखिए कमाते तो सब हैं, आज जो है वेल्दी पर्सन कौन है? जिसने खर्च कम किया, सेव ज्यादा किया। जो सेव ज्यादा करता है, जो बचाता ज्यादा है, वो व्यक्ति पावरफुल होता है, उसके पास पैसा होता है, वो वेल्दीएस्ट होता है, वो भविष्य में ज्यादा ग्रोथ करता है। फिर बात करते हैं, अब ये जो हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा आया है वो है प्रॉफिट वाली कंपनीज, ब्लास्ट होने वाली कंपनीज, जो आगे 10-15 सालों में बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली हैं। आज के नजरिए से देखा जाए तो वो कंपनीज हैं ये दो, मेरे नजरिए से। आइए करते हैं इनका फंडामेंटल एनालिसिस। क्या करते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ MOFSL, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और एंजल वन। तो इनमें देखते हैं कौन सी कंपनी फंडामेंटली ज्यादा मजबूत है और किसकी क्या शेयर प्राइस है। तो मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल आज 28 नहीं है, आज 30 मई को ये कंपनी है 2200 रुपए के भाव पे, और एंजल वन है 2500 रुपए के भाव पे। इसका भाव क्या है? 2200 रुपए। एंजल वन का भाव क्या है? 2500 रुपए। तो भाव के साथ हम नीचे से चालू करेंगे। कंपनी की सबसे पहले देखो सेल्स। तो मोतीलाल ओसवाल की जो सेल्स हैं 7000 करोड़ हैं, और एंजल वन की सेल्स हैं 4200 करोड़। मोतीलाल ओसवाल की 7000, एंजल वन की 4200। ठीक है। नेट प्रॉफिट देखो, इसका 2400 करोड़, इसका 1100 करोड़। परसेंटेज में अगर देखें तो लगभग सेम है। फिर अब बात करते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो की। इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो मैंने आपको बताया था क्या होता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो कि कंपनी में उधार कितना लगाया गया है और मालिकों ने खुद का पैसा कितना लगाया है। तो इक्विटी मतलब खुद का पैसा, डेप्ट मतलब उधार लेके। तो इसमें 1.5 है, इसमें 2:1, 2.5 है। तो देखिए सेल्स के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल अच्छी है, डेप्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल अच्छी है, क्योंकि जनरली लोगों का यह मानना होता है कि जिस कंपनी में कम डेप्ट है वो कंपनी अच्छी है, इसीलिए मोतीलाल ओसवाल अच्छी है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो कंपनी डेप्ट ले लेती है और उस डेप्ट को अच्छे से चुका रही है, अच्छे से ब्याज दे रही है, अच्छे से और उससे ज्यादा अर्निंग्स कर रही है, तो वो कंपनी भी अच्छी मानी जाती है। फिर आती है फेस वैल्यू। इसकी 1 रुपए है, इसकी 10 रुपए है। बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी 588 रुपीज 600 रुपए है, इसकी 400 350 रुपए है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी यही कंपनी अच्छी है। इंडस्ट्री पीई तो दोनों की इंडस्ट्री सेम है, 30 का पीई है। मोतीलाल ओसवाल का जो पीई है वो 13 का है और एंजल वन का पीई 20 का है। तो अब आप बताइए सस्ती कंपनी कौन सी हुई? तो सस्ती कंपनी है मोतीलाल ओसवाल और महंगी कंपनी है एंजल वन। तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे आप देख लेना भाई, मुझे नहीं पता। ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे जितना ये कंपनी कमा रही है उसमें मोतीलाल ओसवाल 163 रुपीस कमा रही है एंड एंजल वन 135 रुपीज ऑन 1 शेयर कमा रही है। तो कौन सी कंपनी अच्छी है? इस हिसाब से भी मोतीलाल ओसवाल कंपनी अच्छी है। बात समझ में आ रही है?
यस सर। तो आप इन दोनों कंपनीज को देखिए, मेरे हिसाब से दोनों कंपनीज लॉन्ग रन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल हैं, अच्छे से अपने कर्जे को मैनेज कर रही हैं, अच्छे से अपना ईपीएस ग्रो कर रही हैं और रिटेन अर्निंग्स भी अच्छी हैं, ज्यादा डिविडेंड भी नहीं देती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये नॉलेज अच्छी लगती हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कि आप क्या चाहते हैं। अगली क्लास में हम डील करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।